नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने तैयारियां अब शुरू कर दी हैं और तैयारियों को धार देना भी शुरू कर दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी क्रम में आज सीएम धामी ने जोशीमठ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट मांगे। सीएम धामी ने कहा कि हम लोगों ने बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए मत मांग रहे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। बद्रीनाथ के लोग सनातन और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे राजेंद्र भंडारी जी, महेंद्र भट्ट जी, आप सभी के समक्ष आज बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए समर्थन और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सभी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए जो काम श्री राजेंद्र भंडारी जी ने किसी भी दल में रहते हुए, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लगातार उन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के विकास के लिए काम किया है, वो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपने विधायक पद को कांग्रेस पार्टी में छोड़ना ज्यादा अच्छा समझा और बद्रीनाथ के विधानसभा को प्राथमिकता को उन्होंने चुना है कि बद्रीनाथ विधानसभा का विकास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा बद्रीनाथ के सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे हमारे नवयुवक साथी विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाने जाएंगे और भारी बहुमत से राजेंद्र भंडारी जी को जिताकर विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत विकास की नई गौरव गाथा लिख रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का किस प्रकार से मान सम्मान बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। उसके लिए हम अगर हमारे यही बद्रीनाथ जी की बात करें, देखिए बद्रीनाथ जी में एक नव निर्माण, पुनः निर्माण, एक मास्टर प्लान का काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है। भाइयों बहनों, केदारनाथ जी का मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी पूरे देश को एक परिवार मानकर 140 करोड़ भारतवासियों को, चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्र माणा के लोग हों, चाहे नीति के लोग हों, या मलारी के लोग हों, या गुंजी या आदि कैलाश के लोग हों, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम एक परिवार के मुखिया के नाते, एक संरक्षक के नाते, जैसे माता पिता अपने घर में अपने बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं, एक एक व्यक्ति की चिंता करके निर्णय लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कितनी योजनाएं देश के अंदर चलाई है। हम आयुष्मान भारत, हमारे धन सिंह जी बैठे हैं, अभी हम लोगों ने और सरलीकरण किया है। अभी कैबिनेट में हम लोग बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं कि यहाँ के हमारे प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आसान उनको सुविधाएं देने वाले हैं, बहुत उसका सरलीकरण करने वाले हैं। आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना आज देश की कितनी बड़ी योजना है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। भाइयों बहनों, आज देश को आजाद हुए हम 75 साल से भी ज्यादा हो गए और इन सालों में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने ये सोचा हो कि देश के अंदर रहने वाले गरीब परिवारों का, गरीब माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का अगर उनको कोई इलाज की समस्या आ जाए तो उनका इलाज कैसा होगा। उनके इलाज की चिंता, उनको 5 लाख रुपए तक का 1 साल में इलाज की गारंटी किसी प्रधानमंत्री ने दी
तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी भाइयों बहनों। किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस के सिलेंडर गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मुफ्त राशन योजना हमने देखा कोरोना महामारी में किस प्रकार से परेशानी खड़ी हो गई थी, लोगों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था। राशन कहां से मिलेगा, क्योंकि छोटी नौकरी थी, रोजगार था, सारा बंद हो गया। उस समस्या को, उस परेशानी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने महसूस किया और गरीबों के कल्याण के लिए योजना चलाई। और वो योजना 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, अगले 5 सालों के लिए उस योजना को अभी तक बढ़ा दिया गया है। 5 साल तक अब राशन फ्री में मिलेगा। इसके साथ साथ हर घर से नल जल पहुंचाने जैसी योजनाओं को देश और प्रदेश के अंदर घर घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अनेक ऐसे फैसले लिए जिनके कारण से उन्होंने कभी राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा क्या नुकसान होगा, मेरी पार्टी का क्या नुकसान होगा। उन्होंने अगर सबसे पहले किसी का फायदा देखा, देशवासियों का देखा और देश का फायदा देखा, इसीलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त की। 3 तलाक का खात्मा किया, सीएए का कानून लगाया और देश पर आतंकवादियों और अलगाववादियों का, जिहादियों का, हमारे सैनिकों पर हमला होता था। हम भली भांति जानते हैं, हम यहाँ तपोवन के लोग, ये चमोली के लोग, बद्रीनाथ विधानसभा के लोग, उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं। देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हमको ये समाचार सुनने को नहीं मिलता था कि आज कश्मीर में, राजौरी में ये घटना हो गई, आज पुंछ में ये घटना हो गई, आज कारगिल में हमारे यहाँ के रहने वाले एक और वीर सपूत को देश के लिए बलिदान देना पड़ा, उसने अपनी शहादत दे दी। सियाचिन ग्लेशियर में आज ये घटना हो गई। भाइयों बहनों, इस घटना पर भी पूरी तरह से आज रोक लगाने का काम, पूरी तरह से जवाब देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता हो गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के पर्चे की फीस को कम कर दिया है। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित से बड़े कदम उठा रही है। उसी दिशा में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्चे की फीस में कटौती की है। साथ ही एम्बुलेंस सेवा के लिए भी किराए में कमी की गई है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में हर साल 10% बढ़ाने वाले यूजर चार्ज को भी समाप्त कर दिया है। खाद्य उनकी अगुवाई करती हुई विशिष्ट अतिथि हमारे राज्य की जो हमारी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी सीएम धामी की उपलब्धियां गिना रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई है। पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी कई सवालों का जवाब दिया है। बंसल ने बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप 3 साल को? आप इसको 3 साल कह सकते हैं। 3 साल ये श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्रित्व काल के हैं। वैसे सरकार को 8वां साल चल रहा है, 7.5 साल सरकार के हो गए। डबल इंजन की सरकार के पहले श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे। सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास के लिए काम हुआ, पलायन रोकने का प्रयास हुआ
रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी पहले से बहुत अधिक बढ़ी। केंद्र सरकार के सहयोग से 2 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तराखंड में आए हैं, चल रहे हैं, कुछ पूरे हो गए हैं। पिछले 50 साल से ज़्यादा की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की मांग पूरी हुई है। बागेश्वर टनकपुर को स्वीकृति मिली है। देहरादून शाकुंभरी का सर्वे पूरा हो गया है। रुड़की देवबंद रेल लाइन पर काम पूरा होने वाला है। इस प्रकार से ऑल वेदर रोड का 80% काम हो गया है। देहरादून टिहरी के लिए टनल की स्वीकृति हो गई है। तो सब प्रकार के कामों को बड़ी तेज़ी के साथ, गुणवत्ता के साथ किया गया है। और उत्तराखंड ने इस बीच में ऑर्गेनिक खेती, सहकारिता को बढ़ावा देने के काम, पीएम श्री स्कूल 100 से ऊपर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अटल विद्यालय काम कर रहे हैं जो अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। खेलों में हमने ऊंचे आयाम छुए हैं। हमारे खिलाड़ी क्रिकेट टीम में भी हैं उत्तराखंड के। अभी ओलंपिक की रेस में भी 2 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं। तो हर प्रकार के खेलों में सहभागिता है। साइकिल, व्हील चेयर जो अभी प्रतियोगिता हुई है उसमें हमारे यहाँ की टीम जीत कर आई है। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। महिलाओं को गैस के कनेक्शन मिले हैं। हर नल में जल पहुंचाने का काम हुआ है, हर परिवार को मिला है। जहां शौचालय नहीं थे वहां शौचालय बने हैं। ऑर्गेनिक खेती की ओर हम आगे बढ़े हैं, बागवानी में आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार से चहुमुखी प्रगति हुई। और बहुत सारे काम तो हमने ऐसे किए हैं जो देश में नज़ीर बने हैं। जैसे नकल विरोधी कानून हमने बनाया है। यूसीसी में हमने पहल की है। अन्य राज्य भी आज उसको अनुकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के और अब पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गुड गवर्नेंस पर काम कर रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर काम हो रहा है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, विधानसभा बाई इलेक्शन भी होने हैं। इससे पहले भी आपने 5 सांसदों को जिता करके भेजा लोकसभा में, और अब विधानसभा में बाई इलेक्शन होने हैं। हालांकि 2022 में भी ये देखा गया था कि दोनों ही सीटें भाजपा हार गई थी। तो इस बार क्या कुछ नई रणनीति आप अपना रहे हैं कि दोनों सीटें आपके पाले में रहें? नहीं, हमारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ लगे हैं और हर चुनाव में एक रणनीति होती है, उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक दोनों उपचुनाव का संबंध है, बद्रीनाथ वाला उपचुनाव चूँकि वहाँ के विधायक हमारी पार्टी में शामिल हो गए थे, वही फिर से लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। पहले भी हम उसको जीतते रहे हैं। मंगलौर का चुनाव जरूर राज्य बनने के बाद हम नहीं जीते हैं, पर जब वो कई विधानसभाओं को मिलाकर उत्तर प्रदेश में मंगलौर भी उसके अंदर आता था, तो हम उस सीट को जीते हैं। मैं कल गया था वहाँ की सभा में। हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी भी उसमें आए थे, मुख्यमंत्री जी भी थे और कृष्णपाल गुर्जर जी थे मंत्री केंद्र के। तो एक बड़ी सभा वहाँ पर हुई और जो उत्साह मैंने देखा, वो उत्साह ये बताता है कि अब की बार मंगलौर में परिवर्तन होगा। लोग हाजी काजी से ऊब चुके हैं, वो अब वहाँ परिवर्तन चाहते हैं। मंगलौर का जो कभी विकास नहीं हुआ, इस चक्कर में दोनों के बीच में फुटबॉल की तरह कभी हाजी कभी काजी, तो लोग अब वहाँ परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे करतार सिंह भड़ाना वहाँ से चुनाव जीतेंगे, ऐसा वहाँ का सारा माहौल और उत्साह था। सर, राज्यसभा में भी आपने कई तरह के विषय उठाए हैं। इस बार भी किस तरह के विषय रहे और क्या लग रहा है कि उन मुद्दों पर चर्चा बेहद ज़रूरी भी थी और उत्तराखंड के लिहाज से कितने ज़रूरी वो विषय थे? मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं राज्यसभा में समय समय पर, हर सत्र में। अब हर समय तो याद नहीं रहते। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से संबंधित रेल के विषय में, सड़क के विषय में, आपदाओं के इस विषय में मैंने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और उनके समाधान भी हुए हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो नरेश बंसल जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे।
हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया है। दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने की कोशिश करते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत बीएफए प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जिन मरीजों के उपचार में पैसे की कमी आती है उनके लिए मददगार साबित होगा। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे बीएफए हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं अल्मोड़ा रानीखेत में भारी बारिश के चलते रामनगर भतरौंज खान मोटर मार्ग पर मोहान के पास पुल टूटकर नदी में गिर गया, जिससे रामनगर से वाया मोहन रानीखेत अल्मोड़ा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग बंद हो गया है। इसके बाद यहां यातायात को डाइवर्ट किया गया है। इस मार्ग से जाने वाले वाहन अब रामनगर से मोहान और मोहान से चिमटा खाल होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। नैनीताल में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र चारटन लॉज में फिर भूस्खलन होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। यहां संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों को बीते हफ्ते प्रशासन ने घर खाली कर शिफ्ट होने का नोटिस दिया था। बावजूद इसके अभी तक लोगों ने घर खाली नहीं किया है। वहीं अब सूचना पर पहुंचे जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए घरों को खाली करवा कर रैन बसेरे में शिफ्ट किया है। हंड्रेड 10% तो पूर्व में कहा खतरा बना हुआ है, और प्रशासन द्वारा पूर्व में जो जियो के कट्टे लगाए थे सब फटी ढंग से लगाए गए हैं, तिरपाल लगाया गया है, फटी ढंग से लगाया गया है। महोदय अभी कहीं रैन बसेरे में हमें ले जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ से हमारे आगे की व्यवस्था हो। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। अपने बच्चों को किसी तरह से यहाँ पे अच्छी शिक्षा के लिए मैं यहाँ लाया हूँ। देखिए, मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ पर अभी मलबा गिर रहा है, थोड़ा सा बिना मलबा गिर रहा है। रात को स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए जो मकान जिनको पहले से नोटिस भी दिए हुए थे कि आप मकान को यहाँ से खाली करते हैं मानसून नोटिस में, आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। कुछ परिवार ऐसे थे जो अभी भी वहाँ पर निवास कर रहे थे, तो इनके लिए हम वहाँ से उनको हटा दिया गया है अभी, और उनके रहने की व्यवस्था रैन बसेरे में की जा रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल रोकथाम के लिए जो यहाँ पर पिछली बार जो हम लोगों ने टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर बालू के सारे बोरे वगैरह काफ़ी यहाँ पर शिफ्टिंग लगाए गए थे, ऊपर से पॉलिथीन लगाई गई थी। अभी देख रहे हैं जो हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ पॉलिथीन वगैरह लगा करके पानी का बहाव को डाइवर्ट करके या पानी ना जाने की व्यवस्था की गई थी, वो पॉलिथीन वगैरह फट गई है। इसकी तत्काल उचित व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है इनको? अभी पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जहां गंगा और गंगा की सहायक नदियां उफान पर हैं, वहीं बीते कई दिनों से भूस्खलन और मलबे के चलते राजमार्ग बंद होने का सिलसिला भी बना हुआ है। इसी के चलते भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर तोता घाटी के पास भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में शिक्षा का स्तर क्या है, इससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन जब शिक्षा का मंदिर ही बैठने लायक ना हो तो फिर आगे की पटकथा के बारे में सोचना भी बच्चों के धोखा करने के समान होगा। ऐसा क्यों कहना पड़ा है, इस रिपोर्ट से देखिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन में ही बच्चे करते हैं पढ़ाई। क्या बड़े हादसे का हो रहा है इंतजार? उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद चंपावत के लोहाघाट में एक प्राथमिक विद्यालय जर्जर स्थिति में है और उसी भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। लोहाघाट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। बरसात में भवन की छत से पानी टपकना आम बात है।
स्थिति तो यह है कि सरिया तक साफ दिखाई दे रहा है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, लेकिन विभाग खामोश बैठा है। छत से टपकती है बारिश, दीवारों में भी पड़ी हैं दरारें। 2004 में बना था स्कूल भवन। प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। बरसात के मौसम में नौनिहाल भारी खतरे के बीच टपकती हुई छत के नीचे बैठने को मजबूर है, पर शिक्षा विभाग मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा। वहीं विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष त्रिलोचन पांडे ने बताया कि यह भवन सन 2004 में निर्मित है, जिसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। जैसे कि हमारे कनेडी प्राइमरी स्कूल की ये दुर्दशा हो चुकी है। यह बिल्डिंग 2004 में बनी थी, 2024 में मात्र 20 वर्ष में ही यह गिरने के कगार पे पहुंच चुकी है। स्कूल में बैठने तक की व्यवस्था नहीं, बच्चों को स्कूल भेजने में लगता है डर। स्कूल बन जाता है जुआरियों का अड्डा। त्रिलोचन पांडे कहते हैं कि भवन में छात्र छात्राओं और अध्यापकों को खतरा बना हुआ है। बरसात में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं। उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से बरसात के समय में बच्चों को बैठने की व्यवस्था करने और जल्द से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत करने की मांग की है। त्रिलोचन पांडे ने बताया कि स्कूल की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लिहाजा स्कूल टाइम के बाद स्कूल आवारा जानवरों और जुआरियों का अड्डा बन गया है और इसका कोई सुधारीकरण का अभी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं, रोज बच्चे आते हैं। मौसम की स्थिति बहुत खराब है और बच्चे और टीचर जो भी हैं उनके लिए कभी भी खतरा हो सकता है। मेरी प्रशासन और शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और आने वाले समय में कोई ऐसी आपदा बच्चों के ऊपर न आए। जर्जर भवन पर विभाग है खामोश। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। लोहाघाट ब्लॉक के कनेडी के ग्रामीणों ने भी बैठक कर स्कूल की स्थिति में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक में कैलाश जोशी, प्रदीप जोशी, रमेश जोशी, टीकाराम, गिरीश राम, जगदीश चंद, कैलाश राम, दीपक राम, मुकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश सरकार के दावों पर भी सवाल। जर्जर भवन पर ध्यान देने की जरूरत। नहीं दिया ध्यान, हो सकता है हादसा। प्रदेश में बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुख्य अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पहाड़ी जनपदों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसकी वजह से पहाड़ में रहने वाले लोग परेशान हैं और ज्यादा समस्या होने पर गांव से पलायन करने को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।